अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 45 स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल से चेकअप करवाने के बाद जरफिशान को लिए बाहर निकला और गाड़ी में आ बैठा। जैन, मुझे ताबीर आपी से मिलना है, इतनी देर हो गई है और मुझे रोज भी याद आती है। उसकी फरमाइश पर वो मुस्कुराया। एक शर्त पर। कैसी शर्त? वो मुतज्जिब हुई। जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ ना, वहां जाकर जो तुम्हें कहूंगा ना तुम्हें करना होगा। ऐसा क्या करना है? वो घबरा गई थी। ताबीर और रोज से मिलना चाहती हो? उसे फौरी साड़ी लाया तो जैन ने बस मुस्कुराकर उसको देखा। गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। जैन, कोई उल्टा सीधा काम मैं हरगिज नहीं करूंगी। जैन खामोश रहा था। जैन, मैं आपको कुछ कह रही हूँ, वो आप दबा दबा सा चाहिए। मैं जानता हूँ मुझे ही कह सकती हो, पर फिलहाल मैं तुम्हारी सुनना नहीं चाहता। क्यों? वो बड़ाई सी आवाज में बोले, क्योंकि मेरी जान, इस वक्त मेरा काम नहायत ही जरूरी है। उसने गाड़ी एक सुनसान एरिया में रोकी। उसकी व्हील चेयर को पिछली सीट से निकालकर उसने जरफिशान को उस पर बिठाया। जैन, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? तुम्हारे मुजरम से मिलवाने लाया। जरफिशान का रंग फक हुआ था। मुझे नहीं मिलना, मुझे वापस जाना है। वो व्हील चेयर से उठने के लिए मचली थी, लेकिन जैन ने उसके कांधे पर दबाव डालकर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। हरगिज नहीं, आज मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। जैन, मैं रोने लग जाऊंगी। आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं। जैन चौधरी की बीवी इतनी कमजोर है कि वो अपने मुजरम को सजा भी नहीं दे सकती। जरी यकहद खामोश हुई थी। जैन, उसकी खामोशी को महसूस किए अंदर बढ़ा था। बड़ा सा गेट खुला तो वो अंदर दाल हुआ। सामने सफी को देखकर वो मजीद हैरान हुई थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त महज संजीदगी थे। वो उससे लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सड़ी का वजूद कांप रहा था। सामने मौजूद शख्स को देखकर वह मजीद खौफजदा हुई, लेकिन जैन उसकी व्हील चेयर बिल्कुल उसकी कुर्सी के बराबर ले आया, इतना के फास बढ़ाकर उसे आसानी से छू सकते थे। इसके मुंह पर थप्पड़ मारो जारी। उसने सामने बैठे शख्स को देख के जरी का हुक्म दिया, जिसके हाथ कपा रहे थे। जैन, नहीं, मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे डर लग रहा है। उसके मुंह पर थप्पड़ मारो, इसी तरह जिस तरह उसने तुम्हारे मुंह पर मारा था। उसकी आवाज की दहशत ने उसका सांस ही रोक दिया था। एक तो अंधेरा कमरे में वहशतनाक खामोशी, उस शख्स का खून आलूदा चेहरा सुजाया हुआ था, मुंह पर टेप लगी हुई थी। जरी, अगले 2 सेकंड में अगर तुमने उसे थप्पड़ ना मारा तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं जैन, वो खौफ से चीख उठे थे। तो फिर मारूस आदमी के मुंह पर थप्पड़, और तब तक अपना हाथ मत रखना जब तक तुम अपने हाथ में तकलीफ ना महसूस कर सको। जरी ने बेबसी से जैन को देखा और फिर शख्स को जिसने उसको थप्पड़ मारा था उसे घसीट कर लेकर गया। अजियत याद आई तो वजूद में जैसे नफरत बढ़ने लगी थी। वो लम्हे सीने में ताज़ा होने लगे थे। जरी ने हिम्मत की, उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और फिर उसका हाथ रुका नहीं था। उसने इकट्ठे 2-4 थप्पड़ उसके मुंह पर मारे और खुद रोने भी लगे। वो शख्स पहले ही मार से आधा मरा था। उसके थप्पड़ों ने जख्मों का मसीह तकलीफ दिए थे। वो मुंह बंद किए हुए तड़पने लगा। जैन उसकी तरफ बढ़ा था और उसकी व्हील चेयर उस शख्स से दूर कर दी। वो हिम्मत किए खड़ी हुई और जैन से जा लगी। पेट में दर्द से टीसे उठने लगी थी, लेकिन वो इतना दर्द बर्दाश्त तो कर ही सकते थे। जैन उसे फोर्स से अपने हंसा में लिया। सफीर, इस आदमी का इतना बुरा हाल करना कि ये मौत की भीख मांगे, लेकिन उसे मौत ना आए। उसके सर्द आवाज पर जैन ने मजीद अपना मुंह सीने में छुपा लिया। जरफिशां अब हिचकियों से रोने लगे थे। मुझे यहाँ से लेकर जाएं अभी इसी वक्त, वरना अगर मुझे कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे जैन। वो होश सिसकते बोली तो जैन उसके अंदाज पर बेसाता मुस्कुराया था। वसीफी को इशारा किए उसे व्हील चेयर पर बिठाई बाहर निकल गया था। उसके जाते ही कुछ आदमियों ने उसे फिर से मारना शुरू कर दिया था। सफी भी उनके साथ ही निकला था। जरी को गाड़ी में बिठाया तो वो एक बार फिर से फुड़ फुड़ कर रोने लगे। जरफिशां, जैन दूसरी जानब आकर बैठे उसकी जानब मुड़ा था। बात मत करी मुझसे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। वो बीगी मुतारम आंखों और होंठ बाहर निकाले जैन को मजीद प्यार लगे थे। मैं कैसे तुम्हें कुछ होने देता? उस शख्स को मैं इतना मार चुका हूँ कि कोई और होता तो थक चुका होता और उस पर तरस खाक उसे छोड़ देता, लेकिन जानती हो, मेरे दिल को बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। उसने तुम्हें छुआ था, तुम्हें थप्पड़ मारा था, फिर जब तक मेरी जिंदगी उससे अपना बदला ना ले लेती तो मुझे सुकून नहीं आना था। यहाँ मैं तुम्हें लाना नहीं चाहता था, ना ही दोबारा इस अजियत से गुजारना चाहता था, लेकिन बाज़ औक़ात इंतकाम जरूरी होता है। और अब देखो, मेरा दिल पुरसुकून है। और जरी का हाथ अपने दिल पर रखा तो वह मामूल के मुताबिक धड़क रहा था। कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे, बस मुझे बहला रहे हैं। वो हाथ उठाती रुख मोड़कर बैठ गई थी। जैन चंद पल को देता रहा, फिर मुस्कुराया। ताबीर आपी से नहीं मिलना? और रोज से वो इशारत से गोया हुआ, नहीं मिला मुझे, नाराज हूं मैं आपसे। वो नाक सुकड़ी जैन को क्या के की वजह बन गए थे। इतने फूल ये किसने भेजे हैं? उसने मुलाजिम से पूछा जिसने फूल लॉन्च में सजा दिए थे। पता नहीं बीबी जी, एक गाड़ी बाहर आई थी, उसने कहा था कि ये फूल साहब ने भेजे हैं। और तुम लोगों ने फूल अंदर लॉन्च में सजा दिए?
شجیہ حیرانگی سے سامنے پڑے پھولوں کے کافی تعداد میں خوبصورت بکے کو دیکھ کر بولے تھے، سفیر نے تو نہیں بھیجے؟ وہ خوشی سے مسکرائی، لیکن پھر بھی وہ اس سے تصدیق چاہتی تھی۔ تبھی کمرے کی طرف بھاگے تھے، موبائل پر میسج کیے اس نے سفیر سے پھولوں کے بارے میں استفسار کیا۔ کون سے پھول؟ وہ حیران ہوا، جبکہ شجیہ اگلی بار سمجھ گئی تھی یہ پھول کس نے بھیجے ہیں۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا تھا۔ وہ واپس نیچے آئی، ایک جھٹکے میں اس نے چند پھولوں کو روند کر دور پھینکا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے یہ پھول حویلی سے باہر پھینک دو، اور اگلی مرتبہ ایسی کوئی چیز آئے تو باعث سے پوچھ لینا، ورنہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ شجیہ کے بلند آواز پر ملازم بھی سہمے تھے۔ شجیہ، کس بات پر غصہ کر رہی ہو؟ قیوم چودھری وہیں آئے تھے۔ چچا جان، یہ پھول پتہ نہیں کس نے بھیجے ہیں۔ ابھی میں سفیر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پھول انہوں نے نہیں بھیجے۔ اچھا، لیکن مجھے لگا کہ یہ سفیر نے بھیجے ہیں، تبھی تو میں نے ملازم کو کہا کہ یہ پھول اندر لے آؤ۔ وہ لا علمی کا شاید شدید مظاہرہ کیے بولے، اس کا مطلب یہ آپ کی اجازت ہے اندر بھیجے گئے ہیں؟ ہاں، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ سفیر نے بھیجے ہیں۔ میں اگر شجیہ کو ایسا کوئی تحفہ وغیرہ بھیجوں گا تو وہ خود لاؤں گا۔ سفیر کی باریک گمبھیر آواز سن کر قیوم چودھری پیچھے مڑے تھے، جہاں پر زرفشاں ویل چیئر پر تھی۔ سفیر اور زین اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ تم کب آئے؟ قیوم چودھری مسکرا کر بولے، جب آپ لا علمی کا اچھا خاصا اظہار کر رہے تھے۔ سفیر کے کھلے طنز پر ان کے چہرے پر سایہ سا نمودار ہوا تھا، جبکہ زین بھی آج آنکھوں میں اجنبیت اور نفرت کا شدید تاثر لیے اپنے چچا کو دیکھ رہا تھا۔ رکھی، زین نے بلند آواز میں ملازمہ کو پکارا۔ چند پل میں رکھی نمودار ہوئی تھی۔ زری کو اوپر لے کے جاؤ، اب یہ چل سکتی ہے، زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے۔ زری نے کوئی تاثر نہ دیا تھا۔ گویا زین سے ابھی شدید خفا ہو۔ زین، اب بھی اس کی حالت اتنی بھی اچھی نہیں ہے، تم خود اسے اوپر لے کے جاؤ۔ قیوم چودھری نے مداخلت کی تھی۔ فکر مت کرے چچا، یہ زین چودھری کی بیوی ہے، اسے اب حالات کا سامنا اور مقابلہ کرنا اچھے سے آ چکا ہے۔ زین کا لہجہ اس کو خاصا چپتا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ محض مسکرائے تھے۔ سفیر، میں نہیں جانتی یہ پھول کس نے بھیجا ہے، میرا یقین کریں، مجھے اگر پتا ہوتا تو کبھی یہ حویلی کے اندر نہیں آنے دیتی۔ سفیر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے تم پر یقین ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں یہ گھٹیا حرکت کس کی ہے۔ آپ کو یقین ہے نا مجھ پر؟ اس نے سفیر کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ خود سے زیادہ یقین ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور پریشان مت ہونا۔ وہ اس کے ہاتھ کو دبائے دل فریبی سے بولا تو شجیہ کا دل قدرے ریلیکس ہوا تھا۔ قیوم چودھری پہلو بدل کر آ گئے تھے۔ شایاں ساگر کی یہ حرکتیں کسی دن اسے شدید نقصان سے دوچار کر سکتی تھے، پر وہ الٹے دماغ کا آدمی سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ قیوم چودھری کو وہاں پر رکنا مناسب نہیں لگا، تبھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ زین نے زری کو دیکھا، جس نے گلابی روئی ہوئی آنکھوں سے زین کو ایک نظر دیکھا اور غصے سے منہ موڑ لیا۔ زین اس سنجیدہ صورتحال میں بھی مسکرایا تھا۔ تم میری بیوی کو جو الٹی سیدھی باتیں سکھا رہی ہو نا، میں اچھے سے سمجھ چکا ہوں۔ اقصیٰ کا سر شرم سے جھکا تھا، جبکہ انابیہ اپنی جگہ چور سی بنے تھے۔ آج ہی وہ واپس آئے تھے اور آج اس نے اقصیٰ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ صاحب جی، میں تو کچھ نہیں سکھایا، آپ بی بی جی سے پوچھ لیں، یہ تو آج کل وہ ڈرامے بہت دیکھ رہی ہیں، اس لیے آپ سے ایسا ویسا کچھ کہا ہوگا۔ انابیہ نے اپنا دوپٹہ مٹھی میں دبوچ کر دانت پہ جما لیے۔ انابیہ کو اس پر شدید تاؤ آیا تھا، جو سارا الزام اس پر ڈال رہے تھے۔ وہ ڈرامے بھی تم ہی دکھاتی ہو۔ نہیں صاحب جی، اقصیٰ کی حالت بری ہو چکی تھی، بہار سلطان کے غصے سے وہ اچھے سے واقف تھے۔ تم اگر نہیں چاہتی کہ میں تمہیں کام سے نکالوں تو انابیہ کو الٹی سیدھی باتیں سکھانا بند کر دو، ورنہ میں 1 منٹ سے پہلے تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ معاف کر دیں صاحب جی، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ اور مجھے یہ بتاؤ، انابیہ کے کمرے کی ونڈو پر کون دستک دیتا تھا اور وہاں کون آیا تھا؟ اقصیٰ کا رنگ پھک ہوا تھا۔ صاحب جی، مجھے کیا پتا کون آیا تھا وہاں، میں تو جانتی بھی نہیں ہوں۔ وہ گھبرا گئے تھے۔ قریشی صاحب کا گھر تم کام کر چکی ہو، اور میں کسی قریشی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، تم اچھے سے جانتی ہو۔ اس نے اپنے ساتھ والے گھر کے بارے میں کہا تھا، جبکہ جاننا تو انابیہ بھی چاہتی تھی۔ صاحب، وہ ان کا پاگل بیٹا ہے، وہی چھت پھلانگ کر آ جاتا تھا۔ آپ کے یہاں آنے سے پہلے بھی وہ چھت پر آتا تھا، کیونکہ آپ کا گھر تو بند تھا۔ انابیہ کی آنکھیں باہر کو پھیلی۔ اتنے دن وہ ڈرتی رہتی، لیکن اقصیٰ نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ انابیہ کو اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ میں انابیہ باجی کو ڈرانا نہیں چاہتی تھی، قسم لے لیں صاحب، بس میں ڈر گئی تھی۔ اقصیٰ کا رونا دیکھ کر وہار نے سر جھٹکا تھا۔ اتنے دن میں خوف میں رہی اور تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ تم مجھے تو بتا دیتی۔ وہار بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ مجھے تم پر یقین تھا۔ اس نے درستگی کی تو انابیہ نے بربت تشکرانہ نگاہ اس پر ڈالی، جو اب بھی سنجیدہ تھا۔ صاحب جی، مجھے نوکری سے نہ نکالے، مجھے انابیہ باجی بہت اچھی لگتی ہے، آئندہ میں انابیہ باجی کو کوئی ڈرامہ، کوئی الٹی سیدھی پٹی نہیں پڑھاؤں گی۔
फहाद ने अनाबिया को देखा तो वह पहले बदलती दाएं बाएं देखने लगे। तुम्हारा यकीन कैसे करूं? उसने अब भी अनाबिया को निकाह के सामने रखा था। अब कैमरे में देख लेना। अनाबिया झटके से खड़ी हुई, जबकि फहाद के मुंह तले लबों पर मुस्कुराहट बिखर कर मधुम हुई थी। कैमरा? उसने अक्सा को देखकर पूछा तो उसने बेबसी से साइड लाया। कहाँ लगाया था? अनाबिया ने हलक तार किए पूछा। दोनों पोर्शन में, चारू कॉर्नर और ड्राइंग रूम में और डाइनिंग हॉल में कैमरे लगवा चुका हूँ। ये कब लगवाए उसकी तफसील मैं बताना नहीं चाहता। जवाब फहाद की तरफ से आया था। अनाबिया का दिल शर्म से चाहा कि वह डूब कर मर जाए। उस दिन तभी वो इसे अपनी प्लेट से खाते हुए देख चुका था और इतने दिन से वह लॉन्च में अक्सर साथ जो तूफान बदतमीजी मचाती थी वो फहाद की नजर से ओझल नहीं था। वहां वो मुझे पता नहीं था कि वह बुखलाई थी। तुम जाओ और आइंदा मुझे शिकायत का मौका मिला तो मैं वह काम से निकाल दूंगा। फिर वो तुम्हारी जो अनाबिया बाजी हो या फिर कोई और हो, किसी की भी नहीं सुनूंगा। उसने तीखी सी नजर फहाद पर अनाबिया पर डाली। अनाबिया ने अक्सा से पहले वहां से खिसकने में आफियत जानी पर कदम गोया जमीन पर जम गए थे। अक्सा अपने कमरे की तरफ भाग गई, जबकि अनाबिया इर्द गिर्द देखने लगी। मैं ऊपर जाती हूँ, काम होगा ऊपर कोई वो कर लेती हूँ। सियाहर से वो बोलती वो वहां से खिसकने लगी थी, लेकिन वहां उसके किराए पकड़कर अपने जन्म खींचा और उसके पुश सीने से लगाकर गर्दन के गिर्द बाजू हाल किए। वो कप कपा कर आगे, उसकी सांसों की तपश गाल पर महसूस होती, उसका गाल दुरुस्ताने लगे थे। अब कहाँ जा रही हो? किससे भाग रही हो? वर्षा गोशाना लहजे से बारी लहजे में बोला था। तो किसी से नहीं, मैं क्यों भागूंगी? छोड़े मुझे। वह कसमसाई, लेकिन वहाज ने मजीद गिर की तो नाबिया का चेहरा थोड़ा बुलंद हुआ और वहाज के उसके बालों की आती हुई शैम्पू की खुशबू उसके वजूद से उठती हुई महक ने जकड़ लिया था। उसने गहरा सांस लिया, गोया इस खुशबू को सांसों में भरना चाहता हूँ, लेकिन उसने नाबिया को खबर नहीं होने दी थी। तुम्हारे दिलो दिमाग में जो चल रहा है ना, उससे मैं इतना बेखबर नहीं हूँ। और नाबिया सुल्तान, इतनी जल्दी गुनाह माफ नहीं होते, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होते। जितनी जल्दी तुमने मुझसे तवक्कुल लगाई बैठी है। अगर मोहब्बत करती हो तो ये भी जान लो कि मोहब्बत में सब्र करना पड़ता है, दुआएं इल्तजाएं करनी पड़ती हैं, तब जाकर कबूलियत बख्शी जाती है। वो सर पर चेहरा हल्का सा मिस किए हुए बोला था। मोहब्बत नहीं, इश्क है, ये दीवानगी है, मेरा पागलपन है। और पागलपन में इंसान सब भूल जाता है, बस उस शख्स को पाना चाहता है जिसकी डर दिल लगाए रखता है। और मेरा दिल तो आपके मामले में हमेशा जिद्दी रहा है। इसी जिद में ही तो आपको हासिल किया था। हालांकि मेरे हिस्से में फिर भी हसारे आए हैं, आपकी नफरत आई है। उसके दो बदल जवाब पर वह चुप रह गया था। उसकी गिरफ्त भी ढीली हुई थी, लेकिन अनाबिया दूर नहीं हुई। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? और कोई हदायत, कोई सुलह या फिर कोई नई सजा ही दे दे। उसने एक और कार्ड ही वार किया था, जबकि भाग सुल्तान उसकी दीवानगी बड़े लफ्जों में उलझ गया था। जाओ यहाँ से। उसने अपने हसास से उसे आजाद किया था। मैं तो जा ही रही थी, लेकिन आपने ही रोका था। वह तलही से बोली और भाज ने एक बार फिर उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी जान खींचा, लेकिन इस मर्तबा उसने नाबिया का रुख मोड़ा था। क्या चाहती हो? किस चीज से जिद लगाई बैठी हो? कितनी बार तुम्हें एहसास लाऊं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ना ही कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी से मोहब्बत करनी ही नहीं आती और ना मैं करना चाहता हूँ। वो लहजे में मजबूती तोलिए हुए बोला था, लेकिन नजर चुरा कर बोल रहा था, गोया अपने दिल की दहाई से नजर चुरा रहा। वो चीख चीख कर कह रहा था कि वहां सुल्तान झूठ बोल रहा है। अपने इश्क से उस लड़की से दीवानों की तरह चाहता था, लेकिन बताना नहीं चाहता था, वो क्यों वो डरता था उसे खोने से। अनाबिया के दिल में छनक से कुछ टूटा था, चेहरा सफेद पड़ने लगा था, कतरा कतरा आंसू गाल पर बहने लगे थे। उसके आंसू भाज को अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हुए, लेकिन वो इन आंसू को साफ नहीं करना चाहता था। आज का रोना ताउम्र रोने से अच्छा है। उसे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं था, कब किस लम्हे अपनी जान की बाजी मुल्ला की हाथा लगानी पड़ जाती। वो इस लड़की का खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देना चाहता था, क्योंकि वहां सुल्तान को मोहब्बत रास नहीं थी। एक बार पहले भी वो दिल के हाथों मजबूर होगा किसी की तरफ बड़ा था, लेकिन वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। बेशक मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन उनसियत जरूर हुई थी। और अनाबिया की जानब भी तो बनना चाहता था, लेकिन जिल्लत व रसवाई मुकद्दर बन गई थी और अब तो उसे मोहब्बत हो चुकी थी। इतनी मोहब्बत कि अगर नाबिया जान जाती तो अपनी किस्मत पर रश करने लगती, लेकिन वो कभी बताना नहीं चाहता था कि एक बार फिर किस्मत उनको एक बार फिर जुदा कर दे, उसे वहीं छोड़े। वो ऊपर की तरफ बढ़ गया था। वो जमीन पर गिरने के से अंदाज में बैठ गए। आंसू जमीन पर गिरने लगे। पूरा वजूद ठंडा पड़ने लगा था, लेकिन उसके लफ्जों की तपश उसके ठंड से भी ज्यादा तकलीफ दे साबित हुए थे। शाम तक डॉक्टर भी आ चुकी थी। रोज की आज ड्यूटी बेसमेंट में थी, इसलिए शहजान तबी के पास ही था, लेकिन दोनों अभी हफा हफा से थे। डॉक्टर आई तो तबी ने शहजान को देखा और अभी बेड पर ही मौजूद थी। कुछ देर पहले ही पूरी नींद किए उठी थी। डॉक्टर मुन्ना, ये मेरी वाइफ है ताबीर। ताबीर, ये डॉक्टर मुन्ना। उसने दोनों का तारुफ करवाया था। शहजान, मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ताबीर संजीदगी से बोली। अभी शहजान को देखे थी।
मैम मैं आपका नॉर्मल चेकअप करने आई हूँ, टेंशन ना लें सर, आप बाहर वेट करें, ध्यान से चेक कीजिएगा। जजदान डॉक्टर मुन्ना को हदायत देता बाहर निकल गया था। पार्सल जा चुका था। सनम अपने कमरे में थी। उसे इस वक्त बेचैनी महसूस होती थी जो अब डॉक्टर के बाद आने पर ही खत्म होती थी। कुछ देर बाद ही डॉक्टर मुन्ना दरवाजा खोला तो वो अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ है ताबीर को? उसने बेकरारी से पूछा। कंग्रेचुलेशन सर, आप फादर बनने वाले हैं। लेडी डॉक्टर के लबों से चंद लफ्ज निकले थे। उसे लगा उसने गलत सुन लिया है। उसने मुड़ कर ताबीर को देखा, पलके झपकाई और फिर सर झटका। मुन्ना क्या कह रही हो? दोबारा कहो। सर आप फादर और ताबीर मैडम मदर बनने वाली हैं। उसने एक लफ्ज पर जोर दिए हुए कदे मुस्कुराकर कहा था। जसदान का पूरा वजूद जैसे कपकपाया था। सच? वह बड़बड़ाया, जबकि मुन्ना ने सर हिलाया था। मुन्ना तो तुम एक बार फिर से कहो। जसदान की खुशी का गोया ठिकाना नहीं था। जबकि बड़बड़ेटी ताबीर पहले जो शर्म से नजर नहीं उठा पाती, अभी जसदान की हरकत पर नजर झुका नहीं पाती। जसदान, ताबीर बड़बड़ाई। कहो मुन्ना, इतना अच्छा लग रहा है कि लास्ट टाइम होगा, कहो जल्दी से। उसने अपने हाथ फैलाए, गोया उसके हाथ थाम लेगा। जसदान, उसने कह तो दिया है। ताबीर ने उसे तनबीह की। सर, आपकी वाइफ मामा बनने वाली है और आप पापा। मुन्ना ने कहना ही मुनासिब समझा था। ओ माय गॉड मुन्ना, मेरा दिल कर है। उसे मुन्ना के दोनों हाथ थाम लिए, जबकि ताबीर की आंखें फैली थी। सुन तो मुन्ना भी हुई थे। जसदान, ताबीर उसको पुकारती बैठ से रुककर उसके जाने में तेज कदमों से आए। झटके में उसके हाथ छुपा चुके थे। मुन्ना झटड़ी लेकर आ गई थी, कहीं उसे गले ही ना लगा ले। ताबीर, आप मामा, मैं पापा। ओ माय गॉड, मैं। खुशी से अल्फाज रुकने लगे थे। ताबीर मुस्कुराई थी। नाराजगी, हफ्की सब कहीं गुम हो गई। आप नहीं जानती आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी। उसका चेहरा हाथे के प्यालों में बड़े हुए वह बड़ाई सी आवाज में बोला, जबकि उसका चेहरा सुरख हो चुका था, जो उस बात की गमाजी कर रहा था कि उस खुशी को संभाल नहीं पा रहा। उसे ये एहसास था कि जसदान की खुशी का आलम कुछ अलग ही होगा, लेकिन वो तो ताबीर को शक पर शक दे रहा था। जसदान, डॉक्टर यही है, उन्हें तो जाने दो। वह मदम सा बड़बड़ाई। हिफत ज़दा तो वो भी थी। ओ, वो ताबीर को एक जन्म करके उसके गिर्द बाजू फैलाए डॉक्टर की जाना मतवज्जो हुआ। मुन्ना, आई एम सॉरी। खुशी ही ऐसी थी। वह हिफत से गोया हुआ तो ताबीर को भी हंसी आई। इट्स ओके सर, बस मैं जा रही हूँ, फिर आप अपनी वाइफ के साथ अच्छे से खुशी सेलिब्रेट कर लीजिएगा। ताबीर उसके हंसा में यकखत कांपे थे, जबकि जसदान मद्दम सा मुस्कुराया था। मैंने मेडिसिन लिख दी हैं, बस डाइट का हाथ से ख्याल रखेगा। और हाँ, उन्हें इस कंडीशन में नींद काफ़ी आएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात हर लेडी को वॉमिट वगैरह नहीं होती। हर किसी की कंडीशन सिचुएशन एक जैसी नहीं होती और उनका चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। इसलिए इस अरसे में आपको उनका खास ख्याल रखना है। गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना। मुन्ना की हदायत सुनता वो ताबीर की बाजू भी सहला रहा था। जसदान ने ताबीर को आईब्रो झुकाकर देखा तो वह बुखलाई थी। वो समझ चुका था कि यह ताबीर की कारस्तानी ही होगी। डॉक्टर मजीद हदायत देने लगे थे। बस करें डॉक्टर, आपकी हदायत पर मेरा शोहर एक्स्ट्रा अमल करेंगे, इसलिए इतनी हदायत दें जितनी मैं बर्दाश्त कर पाऊँ। वो डॉक्टर को कहती हुई जसदान को कहकर लगाने में मजबूर कर गए थे। मुस्कुराए तो डॉक्टर भी थे। अल्लाह आपका प्यार सलामत रखे, मैं चलती हूँ। डॉक्टर मुन्ना दोनों को रश्क भरी नजर से देखती हुई बाहर निकल गई थी। डॉक्टर के बाहर निकलते ही ताबीर का चेहरा शर्म से शुरू हुआ था, जबकि जसदान सराइया से उसे खुद में बीच गया। मुझे आप भी यकीन नहीं आ रहा, आप नहीं जानती आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई है। ऐसा लग रहा है सारे जहाँ की खुशी मेरे पहलू में आज सिमटी है। उसके सर पर लब रखता हुआ ताबीर का मजीद शिद्दत से बाजू के हंसा में कैद कर चुका था। आवाज अब भी पाए थे। जसदान, ताबीर ने कसमसा कर पुकारा तो वो हवापसी की कैफियत से जागा था। जी जसदान की जान। उसे ताबीर को सामने किया। तुमने डॉक्टर का हाथ क्यों पकड़ा था? वो मुस्नी हल्के से बोली। जसदान ने बिना कुछ किए हुए अपने कान पकड़ लिए। ताबीर का क्या का फूटा था। उसके सीने पर पंच मारती उसके गिर्द अपना बाजू हाल कर गए थे। आई लव यू सो मच मिस्टर हस्बैंड, और फिर भी मैं तुम अपनी हरकतों से बात नहीं आते। उसके दिल के मुकाम पर लब शब्द करते हुए शिद्दत गैया से बोली थी, और जसदान का पूरा वजूद इन लम्हों के हंसा में जकड़ा गया। उसका यूं इकरार करना जसदान को दोहरी खुशी दे गया था। वो यूं इजहार करेगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक साथ इतनी खुशियां देकर क्या मुझे मारने का इरादा रखती हैं? उसने ताबीर को सामने किया तो उसने भीगी आंखों से जसदान को देखा। जसदान चिंपता था, गोया अपने लफ्जों का एहसास हुआ। आई लव यू टू माई लाइफ, माई लव एंड माई एवरीथिंग। आप नहीं जानती कि इस वक्त मेरी क्या कैफियत है। मेरे एहतियात में हो तो सारी दुनिया को बताऊं कि मेरी जिंदगी ने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। उस पर यह एहसास आई कान डिस्क्राइब। ताबीर को कमर से थाम कर उसे जमीन से थोड़ा सा बुलंद किया और हल्का सा घुमाया। ताबीर ने दहल कर उसके गर्दन के गिर्द बाजू का लॉक किया था, कहीं उससे नीचे ही ना गिरा दिया। जसदान, मैं गिर जाऊंगी। जसदान की जान, आपके जसदान के बाजू में इतना दम है कि वो तांबर आपको इन बाहों में संभाल सकता है। उसको होश घुमाए वह भरपूर अंदाज में बोला था। ताबीर ने सर झुकाया और अपनी पेशानी जसदान की पेशानी से टका दी।
تم میرے جزدان ہو، صرف میرے۔ ہر بار کی طرح آج بھی اس نے جزدان کو باور کروایا تھا۔ ہاں جی، صرف آپ کا جزدان، تابی کا جزدان۔ دنیا والوں کے لیے میں نوفل جزدان ہوں، لیکن آپ کے لیے صرف آپ کا جزدان۔ اس کو سیدھا کیے ہوئے اس نے دونوں گالوں پر اپنے تشنا لب رکھے تھے۔ وہ لب دباتی لجائی سی گئی تھی۔ تابی نے اب اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حال کیے ہوئے تھے، پر اب نظر تھوڑی جھکی ہوئے تھے۔ بابا اور ماں یہ خبر سن کر بہت خوش ہوں گے، اور روز باسط کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یزدان، مجھے شرم آ رہی ہے، میں سب کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ منہ بسوڑتی ہوئی یزدان کو مسکرانے کی ایک اور وجہ دے گئے تھے۔ میں ہوں نا ہر پل آپ کے ساتھ، پھر کیوں گھبرا رہی ہیں؟ اس کے چہرے کو ایک بار پھر سے تھامے وہ دل فریبی سے بولا تو تعبیر نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ آپ خوش ہیں؟ اسے تعبیر سے پوچھا۔ تمہاری خوشی کے آگے میری خوشی کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی چھوٹی سی خبر پر ایسا ری ایکشن دو گے۔ تعبیر لب دبا کر بولتی، چھوٹی نہیں، دنیا کی سب سے خوبصورت اور بڑی خوشی کی خبر ہے، اور یہ خبر مجھے بہکا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا وہ گمبھیرتا سے بولا، اور تعبیر نے فوری اس کے سینے پر منہ چھپا لیا تھا۔ یزدان بد مزہ ہوا تھا۔ ناٹ فیئر مائی لو، پہلے اتنی پیاری خبر دی ہے اور پھر محبت کا اتنا پیارا اظہار کیا، بجائے انعام لینے کے آپ مجھ سے چھپ رہی ہیں۔ تمہارے انعام کو میں اچھے سے جانتی ہوں، ہر بار چیٹنگ کرتے ہو، آج تو ایکسٹرا چیٹنگ بنتی ہے۔ وہ کان کے قریب جھکے ہوئے فسوں ہیسی سے بولا تو ایک سنسناہٹ سی وجود میں دوڑ دیا۔ چھوڑو مجھے، زیادہ پھیل رہی ہو، اس نے ہونس چہرہ چھپائے ہوئے کہا تھا۔ تعبیر، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ جلدی سے میری گڑیا میرے پاس آ جائے اور میں اسے اپنی باہوں میں بڑھ کر محسوس کروں، اسے میں ہر جگہ لے کر جاؤں، اس کی کوئی خواہش کوئی رات نہ کروں، اس کی ہر طرح سے حفاظت کروں۔ یزدان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ آج پریحان اتنی شدت سے یاد آئی تھی کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ درد کی دور کی پلاننگ سوتا وہ تعبیر کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا جو سفید ہو چکا تھا، جہاں ان کے تفکرات پھیلے تھے۔ اور یزدان، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ جیسے حباب سے جاگا تھا۔ اس نے تعبیر کو دیکھا جو روانسی ہو چکی تھی۔ وہ پر سوچ ہوا، آپ کو بھی اپنی بیٹی کے ساتھ لے کر جایا کروں گا۔ وہ شرارت سے گویا ہوا انداز لاپرواہ تھا، جیسے اس پر احسان کر رہا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی اگر ایسا ویسا کچھ کیا، اور تمہاری بیٹی بعد میں ہوگی، پہلے میں تمہارے لیے ضروری ہوں۔ وہ دانت پیستی ہوئی گھرائی تھی۔ او مائی گاڈ، آپ اپنی گڑیا، اپنی بیٹی! وہ کہہ لگاتا ہوا اسے ایک بار پھر سے خطبے بیچ گیا تھا۔ تعبیر اس کے سینے میں ہاتھ مار کر آئی گئی تھی۔ میری بیٹی سے زیادہ مجھے اس کی ماں عزیز ہے، جو میرا سب کچھ ہے، میری زندگی، میرے جینے کی وجہ ہے، اور اس کے بغیر نوفل جزدان کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ ہی تو ہم اور ہماری بیٹی پوری دنیا گھوم پائیں گے۔ تعبیر نے اطمینان سے اس کے سینے پر سر رکھا اور آنکھیں مول لی تھے، جیسے اب کوئی ٹینشن نہ ہو، جبکہ جزدان تعبیر کی حساسیات پر ایک بار پھر سے مسکرا جاتا، اپنے رب کا شکر گزار ہوتا۔ وہ نفل ادا کرنے کی نیت سے وہیں کھڑا رہ چکا تھا۔ مجھے یہاں بلانے کا کیا مقصد ہے؟ سب باتیں چھوڑو، فی الحال منہ میٹھا کرو۔ یزدان نے سامنے رکھی ٹرے میں سے کوکونٹ چاکلیٹ اٹھا کر فہاش کے منہ کے قریب کی۔ کس خوشی میں؟ اس نے یزدان کا ہاتھ پکڑا۔ کیونکہ تم ماموں بننے والے ہو۔ یزدان نے زبردستی چاکلیٹ اس کے منہ میں ڈالی، جبکہ فہاش پھیلی آنکھوں سے یزدان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ تعبیر، وہ بڑبڑایا تھا۔ تعبیر بالکل ٹھیک ہے۔ فہاش بنا کچھ کے اس کے گلے جا لگا تھا، جبکہ یزدان کو جھٹکا لگا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ یزدان پہلے تو حیران ہوا، لیکن پھر شرارت سے باز نہیں آیا تھا۔ زیادہ سر پر مت چڑھو، میں نے بس اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وہ سیدھے ہوئے دوبارہ اپنے ہول میں بند ہوا تھا۔ اس کا مطلب مجھے تمہیں روز خوشی کی خبر سنانی چاہیے تاکہ تم روز میرے گلے لگو۔ وہ آج اس کے کاندھے پر پنچ مار کر آئی گیا تھا۔ بنا کچھ کیے بھی آج اس کی رنجش تھوڑی ختم ہو گئی تھی۔ تم نے یہاں کچھ اور کہنے کے لیے بلایا تھا؟ ہاں آؤ، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ پہلے تعبیر سے ملنا ہے مجھے۔ ابھی نہیں، ابھی تو میرے ساتھ آؤ، وہ اوپر آرام کر رہی ہے۔ وہاں نے یزدان کو دیکھا، اس کے قدم سے قدم ملائے باہر کی جانا بڑھا، کیونکہ وہ آیا بھی اسی مقصد کے لیے تھا۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ وہاں اسے باہر پوش میں آنے پر حیران ہوا۔ آؤ تو صحیح، باقی سوالات وہی کان لینا۔ وہ اس لیے پیچھے کی جانب آیا تھا۔ فہاش نے اس کے ساتھ جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ کچھ دیر میں وہ بیسمنٹ میں تھے۔ فہاش کے لیے سب حیران کن تھا، لیکن اب دل سے خلش ختم ہوئی تو وہ یزدان کو صاف شفاف نظر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے تعبیر کو ہمیشہ خوش رکھا تھا، پھر وہ کیوں کر اسے ضد لگا تھا؟ اس کی بہن خوش تھی تو وہ بھی خوش و مطمئن تھا۔ یزدان اسے راہدار سے گھسا کر ایک کمرے کے پاس لایا۔ وہ سب پھیلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک آفیسر ہونے کی وجہ سے وہ ان سب کا عادی تھا، لیکن یزدان کا اسے یہاں لانا، کورس وغیرہ سب عجیب تھا۔ دروازہ کھول کر وہ جس کمرے میں داخل ہوا تھا، وہ آج کے لیے زمین آسمان گھوم کر رہ گئے تھے۔ اور یان، وہ آج بڑبڑایا تھا،
जबकि आर्यन भी सीधा हुआ था। सामने खड़े शख्स को वो कैसे बोल सकता था जिसे वो हमेशा अपना छोटा भाई समझता था। वो पहले से काफी खूबरू हो चुका था, ऊंचा लंबा कद और चेहरे पर संजीदगी। आर्यन के चेहरे पर रौनक बहाल होने लगी। अपने करीबी अजीज को देखकर आज वो जैसे फिर से जी उठा था। वो उठकर वहाज की तरफ बढ़ा, उसको देखने लगा। गहरी शहद रंग आंखों में करप फैलने लगा था, सिले हुए जम उदेने लगे थे। यह हाथ उसके सीने से जा लगा। वहाज के हाथ पहलू में गिरे रह गए थे। अब तो उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो आर्यन से मिल रहा है जिसे उसने खो ही दिया था। सब बर्बाद कर दिया था मैंने अपनी बुजदली में सबको मुसीबत में डाल दिया। आज वो अपने दिल के एहसास वहाज सुल्तान को क्या देना चाहता था। उसकी आवाज भीगी थी, वहाज की आंखें सुर होने लगी थी। उसने जजदान को देखा जो एक जन्म खड़ा हो चुका था। आर्यन। वहाज की पुकार बहुत ही मध्यम थी। आर्यन ने गहरा सांस लिया और पीछे हुआ। तुम ठीक हो? वहाज का चेहरा छुआ। आर्यन ने उसके सामने हाथ जोड़े थे। वहाज ने फौरी उसकी तरफ हाथ थाम लिया। नहीं आर्यन, हाथ मत जोड़ो, तुम मुझसे बड़े हो। आज जोड़ लेने दो वहाज। मैंने तुम पर बेबुनियाद शक किया, सनम ने तुम पर इल्जाम लगाया, ताबीन ने अपनी तकलीफ सही, लेकिन फिर भी तुमने कभी भी कुछ नहीं कहा। तुमने हमेशा छोटे होकर बड़ेपन का मुजाहरा किया, लेकिन मेरा खुदा गवाह है मैं मजबूर था। दराम सैगल से अनम की जिंदगी के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। शाया ने अनम को मार दिया और वहाज, मेरी बहन मासूम थी, मर गई वो। आर्यन की सिसकी ने वहाज का दिल काट कर आ दिया था। आर्यन हौसला करो। नहीं वहाज, आज मुझे सब बता देने दो, मैं गलत नहीं था। आर्यन तफसीर बताने लगा, जबकि वहाज सुन हो चुका था। क्या से क्या होता गया वह कभी समझ नहीं पाया था। बासत ने अनम को नहीं मारा था, उसे शाया ने कत्ल किया था, और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह मैं था, एसपी वहाज सुल्तान, जिसकी सजा मुझे जेल भेज कर दी गई थी। बासत के वाह पर आर्यन और वहाज दोनों मुड़े थे, लेकिन जजदान उसकी मौजूदगी से वाकफ था। वो बाहर नहीं गया था, बल्कि बेसमेंट में ही था। अनम तुमसे मदद मांगने के लिए मिलना चाहती थी वहाज। वो तुम्हें शायान की सच्चाई बताना चाहती थी। वो तुमसे नहीं, मुझसे मोहब्बत करती थी। वह जालिम नहीं थी, बल्कि उसके साथ जुल्म हुआ था। उस दिन तुम्हें होटल उसने सबूत देने के लिए बुलाया था, लेकिन वहां पर शाया सागर आया, उसने सब बर्बाद कर दिया, मार दिया। इस जालिम दरिंदे ने अपनी बहन को बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया। उस शख्स को जरा रहम नहीं आया था। जजदान ने बासित के कंधों पर हाथ रखा, गोया उसे अपने होने का एहसास दिलाया हो। जजदान सर, अगर मेरे साथ ना होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। एसपी वहाज सुल्तान, आप नहीं जानते कि नौफल जजदान कितने लोगों का मसीहा था। उसने अपनी अच्छाई को एक खाने में कैद करके बुराई की मसनूई चादर ओढ़ ली, लेकिन जजदान सर एक सच्चे हमदर्द और फरिश्ता सिर्फ इंसान है। वहाज के सर पर गोया धमाका होने लगे थे, जबकि आर्यन बासत को देख रहा था। वक्त ने सब पर अपने असरात मुरतब किए थे। कमजोर सा बासत इस वक्त ऊंचा, लंबा और मजबूत हो चुका था। ये सब कैसे? तुम्हें लगता है कि मैंने ताबी को पाने के लिए सदान का कत्ल किया था? नहीं वहाज सुल्तान, मैंने ताबी को सदान से बचाने के लिए उसे मार डाला। वो ताबी का सौदा करने वाला था, दाराम सैगल का बेटा था, जो अपने दादा तोफैज सैगल के रिहाई के लिए हमारे घर आया था। सब साजिश थी। उसने मेरी मासूम बहन का कत्ल किया था। उसने मेरे पापा से उनकी बेटी छीन ली, मेरी बहन को बेरहमी से मार दिया। उसने हमारा हंसता बसता हुआ घर उजाड़ दिया। मैं लंदन से अपनी बहन की वजह से आया था, और सदान ने मेरी बहन ही मुझसे जुदा कर दी। जजदान की आंखों में सुर दौड़ गए थे, जबकि चेहरा सबसे सुर हो रहा था। वहाज को लगा आज इनका शफात का दिन है, धमाकों का दिन है। वो एक अफीसर होकर इन सब साजिश से बेखबर आता। उसे आज अपने पुलिस अफीसर होने पर अफसोस हुआ था। वो अनम को गलत समझता था, लेकिन वो तो मासूम थे। वह जजदान को गलत समझता था, वो भी सच्चा इंसान था। उसने जजदान से एक उम्र नफरत की थी, पर आज उसे लग रहा था कि उसने जो भी किया था सब गलत किया था। ये तो वो भी जानता था कि अनम का कत्ल शाया ने किया, लेकिन अनम के किरदार पर उसने शक किया था, हमेशा गलत समझा था। असल मुजरम तो वही था। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ वहाज, लेकिन बाज़ औक़ात आंखों देखा सच नहीं होता। और नाबिया भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह मासूम थी, सनम के बहकावे में आ गए थे। उसे सनम ने उकसाया था, सनम ने सब किया है। वो भी अपने भाई की साजिश का हिस्सा बन गई। उसने भी शायान को सच्चा और बाकी सबको झूठा समझा था, और जानते हो सनम को भी मार देने वाला था, लेकिन शायद उसकी किस्मत में अभी जीना लिखा था, तभी वो महफूज है। जजदान गंभीरता से बोला, जबकि आर्यन परेशान हुआ था। सनम ने न जाने क्या गुनाह किया था, पर अभी यह सब पूछने का ठीक वक्त नहीं था। मुझे अफसोस होता है कि मैं ऑफिसर हूँ, एक पुलिस ऑफिसर। काश कि मैं आम पेशेवर इंसान होता तो आज मेरी कैफियत ऐसी न होती। उसने जजदान को देखा, फिर आर्यन और बासत को। वहाज, उसे तुम्हारा कसूर नहीं है, तुमने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की थी। तुम सनम को इंसाफ दिलाना चाहते थे। तुम मुझे बहलाओ मत जजदान, वो संजीदगी से बोला। मुझे इस वक्त यहाँ से जाना है, वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। वहाज, तुम खुद को क्यों मोदे इल्जाम ठहरा रहे हो? तुम्हारा कसूर शायान का है, उसने हमारे घर को बर्बाद किया था। मेरा कसूर है आर्यन, मैं अन्नम को बचा नहीं पाया, मैं तुम्हें शायान से बचा नहीं पाया। तुम दराम सैगल के जंगल में फंस के मैं हब्बे हब्बड़ा, सब मेरा कसूर है। उसे
آنکھیں رکھی کمرے سے باہر نکلا۔ وحاش رکو، آریان اس کے پیچھے آتا۔ جانے دو آریان اسے، اس وقت اسے ایک ہی شخص سنبھال سکتا ہے۔ یزدان کی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنا غم صرف انابیہ کو کہہ سکتا تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ ان کے درمیان ساری خلش آج دور ہو جائے، اور جب وہ دوبارہ بہار سلطان سے ملے تو وہی بہار سلطان ہو جس کا روب و دبدبہ ہر ایک کو متاثر کرتا تھا۔ تعبیر کہاں ہے یزدان؟ آریان نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ میری بیوی ہے، میرے پاس ہے۔ آریان کے جامت لبوں پر مسکان پھیلی، دل پرسکون ہونے لگا تھا۔ اور سنم نے کیا کیا ہے، اور شایان کیا کرنا چاہتا تھا؟ ان باتوں کو چھوڑو، باسط کی سنم سے کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر سب بتا دوں گا، اور میں چاہتا ہوں میں جلد از جلد تمہارا اور روز کا نکاح ہو جائے۔ آریان نے جھٹکے سے اسے دیکھا تھا۔ روز رضامند ہے، وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتی، میرے لیے چھوٹی بہن اور بیٹیوں جیسی ہے۔ آریان آگے بڑھ کر اس کے گلے جا لگا تھا، جبکہ یزدان مطمئن تھا۔ آریان جیسا شخص ہی اسے معصوم اور مولس لڑکی کے لیے نہایت ہی موزوں لگا تھا، کیونکہ دونوں نے تکلیف کاٹی تھی اور دونوں ہی ایک دوسرے کے سچے ہمدرد تھے۔